हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति के सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। जो लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। चलिए हम लोग बात करते हैं। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो 8 राज्यों झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। इसका दक्षिणी हिस्सा वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण करता है, या दक्षिणी हिस्सा जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर आता है। वहीं उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय। अब बात करते हैं, किसी भी देश का एक मानक समय होता है, उसी तरह से भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मानक समय क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नज़दीक नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरता है। नैनी रहे तो नैनी ऑप्शन देंगे, मिर्ज़ापुर है तो मिर्ज़ापुर ऑप्शन देंगे, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ देता है इलाहाबाद के निकट से गुजरता है। अब है भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है, तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य से गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है, किस राज्य से भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है, क्योंकि यह पूर्व में पड़ता है। अब है कि भारत अब जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय जो है वह कहाँ से गुजरता है, जो 0 डिग्री देशांतर से गुजरता है। इसे अफ्रीका में जुलू समय के नाम से जाना जाता है। इसे GMT का जो नाम है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से अर्थात 180 डिग्री देशांतर से 6.5 घंटा पीछे, यानी 6 घंटा 30 मिनट पीछे है। क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से गुजरती है, तो 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। तो भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना पीछे है, तो 6.5 घंटा पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गौरमोता, ये गौरमोता या गुहार मोता, राजहर क्रीक या द्वारिका, ये तीनों एक ही पॉइंट पे है, तो ये गुजरात में स्थित है। इससे और कीबिथु जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बीच का जो समय अंतर है वो कितना का है, तो 2 घंटे का है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच समय अंतराल कितने का है, तो 2 घंटे का है। क्यों है इसके बारे में भी समझेंगे हम लोग। गौरमोता और कीबिथु के मध्य 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, समझिएगा, 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। यहां पे कहता है 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट लगेगा। उसी तरह से 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 3 चौके 12, 120 डिग्री देशांतर 120 मिनट का समय लगेगा, तो 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगेगा। अब कहा जाता है कि पृथ्वी पर एक समय जोन जो है 1 घंटे का माना गया है, और पहला समय जोन जो है 7.5 डिग्री वेस्ट से 7.5 डिग्री ईस्ट के बीच है। इन दोनों के बीच 0 डिग्री पड़ता है, ठीक है। तो वहीं 0 डिग्री जो है GMT है। तो नियमानुसार भारत में कितने समय जोन होने चाहिए, क्वेश्चन यह पूछता है। तो भारत में नियमानुसार समय जोन की संख्या यह 2 है। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन कौन से समय जोन हैं,
तो छठवां और सातवां समय जोन भारत में है, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही समय जोन को रखा गया है। जैसे सोवियत संघ या अमेरिका की बात करें तो ये सब में अलग अलग समय जोन ज़्यादा है। जैसे अमेरिका में जो है 6 समय जोन कार्य करता है। ऐसे सर्वाधिक समय जोन जो है वह रसिया में है, रूस में है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत घिरा है किन से? तो पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पूरब में बंगाल की खाड़ी से। अब बात करते हैं हम लोग प्रायद्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का उत्तर पूर्वी, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमा किससे घिरी हुई है? तो यह नवीन बलित पर्वत हिमालय से घिरी हुई है। हिमालय क्या है? एक नवीन बलित पर्वत है, नया पर्वत है, मोड़दार पर्वत है जिससे घिरी हुई है। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीन बलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई थी? टेथिस सागर के मलबे से हुई थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। बारी बारी से हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो हिमालय को अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से उसको पढ़ते जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते चलिए, लाइक कमेंट्स जरूर किया कीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, पिगमिलियन पॉइंट है, पर्सन पॉइंट है, या उसी का नाम ला ही चिंग भी है। जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें वह डूब गया, परंतु अभी तो है वह बिंदु। तो वह कितना अक्षांश पे है? तो 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो यह भी पूछा जाता है, यह छूट गया था इसलिए इसमें मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट यानी भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी क्या है? तो 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ है? तो यह मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब बात करें हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसमें मात्र 2 जिले हैं और इसकी कुल क्षेत्रफल जो है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% है। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन है। ऐसे पूछा जाता है कि पहले राज्य कौन है, सबसे बड़ा राज्य। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वह है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात है। अब पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन कौन है। तो सबसे छोटे राज्य कौन है? तो 5 छोटे राज्यों की बात करेंगे हम लोग। सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा है, दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा, चौथा सबसे छोटा राज्य नागालैंड और 5वां मिजोरम है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह लद्दाख है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लद्दाख नहीं, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वह अंडमान निकोबार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार
केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद छोटा कौन, उससे छोटा, उससे छोटा, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा जो है वह है लद्दाख है। दूसरा उससे छोटा जो है जम्मू कश्मीर, उससे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उससे छोटा दिल्ली। दिल्ली जो है एनसीआर है, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद है दादर नगर हवेली, दमन दीव और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही में कर दिया गया है। उसके बाद पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है और उसके बाद लक्षद्वीप है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से बटे थे। अब बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। हम लोग कहते हैं ना भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल मिलाकर के 5 देश हैं। कौन कौन है, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। निम्न में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे दे देगा भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व का एकमात्र ऐसा देश भारत है जिसका नाम महासागर के नाम पे पड़ा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एकमात्र देश है जिसका नाम महासागर के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है भारत का प्रादेशिक जल सीमा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना है। तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा जो है तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक है। अब नॉटिकल माइल क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉटिकल माइल क्या है। तो समुद्र में दूरी मापने की जो इकाई है वह नॉटिकल माइल है। अब बात की जाती है कि ये 12 नॉटिकल माइल तक भारत क्या कर सकता है। तो ये जो है कोई भी देश 12 नॉटिकल माइल तक उसकी जो प्रादेशिक जल सीमा है उसमें सभी प्रकार का दोहन कर सकता है। किसी भी प्रकार के खनिज संपदा है उसका दोहन वह कर सकता है, उसके लिए वह शुल्क लगा सकता है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जो है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र से 24 नॉटिकल माइल के मध्य होता है, यानी इसकी भी जो चौड़ाई है वो 12 नॉटिकल माइल है। जो प्रादेशिक जल सीमा है उससे 12 नॉटिकल माइल आगे तक संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब संलग्न क्षेत्र में भारत सरकार क्या क्या कर सकती है या कोई भी देश क्या क्या कर सकता है, तो उसमें अप्रवासी कानून लागू कर सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है, पर्यावरण स्वच्छता के लिए कार्य कर सकता है, राजकोषीय अधिकार संबंधी कानून लागू कर सकता है। नेक्स्ट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो यह 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल के मध्य है। यानी किसी भी क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि किसी भी देश का अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा कितना होता है, तो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक होता है जिसमें वह खनिज संपदा का विदोहन कर सकता है। देखिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र में इसके लिए वह सीमा शुल्क नहीं लगा सकता है। सीमा शुल्क 24 नॉटिकल माइल के अंदर ही लगा सकता है, 24 नॉटिकल माइल के बाद सीमा शुल्क नहीं लगा सकता है, परंतु उसमें संरक्षण, अनुसंधान की शक्ति और खनिज संपदा का दोहन कर सकता है। अगर उस समुद्र के अंदर कोई भी चीज़ खनिज संपदा मिल जाती है तो वह निकाल सकता है, उस राज्य के क्षेत्र में आएगा, उस देश के क्षेत्र में आएगा, वह देश निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए वह सीमा शुल्क दूसरे से नहीं ले सकता। हाँ, उसमें जो है अनुसंधान का कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई किसी तरह का शुल्क देने की ये जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत की जल सीमा। भारत की जल सीमा, तो भारत की जल सीमा देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जल सीमा कौन कौन सी है भाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये है उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो जल सीमा है वह 4 है। पहला है पाक जल डमरू मध्य, उसके बाद पंबन द्वीप, आदम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है कौन, पाक जल डमरू मध्य, पंबन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, सभी, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट या महान चैनल किसे अलग करता है। तो ग्रेट या महान चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। ग्रेट निकोबार जो है भारत का द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का द्वीप है। नेक्स्ट है कोको चैनल। कोको चैनल किसे अलग करता है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी अंडमान द्वीप और कोको द्वीप को अलग करते हैं। कोको द्वीप जो है यह म्यांमार का द्वीप है, तो म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच जो है कोको चैनल स्थित है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल। ऐसे चैनल बहुत से हैं, बहुत सारे डिवाइडर हैं, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, जो हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तब, ठीक है।
तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करती है। मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 2 को क्लियर किया। अब हम लोग बात करेंगे आगे जो है अगले चैप्टर में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में भारत की भूगर्भिक इतिहास और भौतिक स्वरूप की बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।